मेरी बहन और मैंने एक साथ 2 सिस्टम जगाए। इनमें से एक था क्लियर सिस्टम, जो शरीर की ताकत खर्च करके किसी भी चीज को मिटा सकता था। वहीं दूसरा था स्टॉक पाइल सिस्टम, जिसके पास अपनी खुद की जगह थी जहाँ सामान जमा किया जा सकता था। बड़ा भाई होने के नाते मुझे अपनी बचपन से कमजोर बहन की चिंता थी, इसलिए मैंने ताकत खर्च करने वाला क्लियर सिस्टम चुना और बहन ने स्टॉक पाइल सिस्टम चुन लिया। किसे पता था कि 1 हफ्ते बाद ही प्रलय आ जाएगा, फिर भीषण ठंड और ज़ॉम्बी की लहरें कहर बरपाने लगेंगी। क्लियर सिस्टम के सहारे मैंने जान लगाकर ज़ॉम्बी साफ किए। जल्द ही मैं पूरे शहर का हीरो बन गया। वहीं मेरी बहन बस पीछे के कमरे में गोदाम की मैनेजर बनकर रह गई। एक बार ज़ॉम्बी की लहर के दौरान जब मैं गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया और मुझे तुरंत जीवनदायी सामान की जरूरत थी, तो पता चला कि बहन ने सेफ हाउस का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। वो ठंडी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, तुम्ही को हीरो बनने का हक क्यों मिले और मुझे बस गोदाम की मैनेजर बनकर रहना पड़े। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो बहन मुझसे पहले ही क्लियर सिस्टम झपट चुकी थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वो भी दोबारा जी उठी है। इसलिए मैं मुस्कुराया, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि क्लियर सिस्टम की कीमत क्या होती है। इसका इस्तेमाल करने में भारी मात्रा में ताकत खर्च होती थी और मेरे जैसे मजबूत शरीर वाले इंसान को भी इसके बाद किसी बड़ी बीमारी जैसी कमजोरी महसूस होती थी, जबकि वो तो ऐसी नाजुक बच्ची थी जो बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल पाती। इसलिए एक बार इस्तेमाल करते ही शायद 3 दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। आंखें खुलते ही मैंने बहन को कहते सुना, भैया वो लाल वाला मुझे चाहिए। फिर किसी बच्चे की तरह जिसे डर हो कि उसका खिलौना छिन जाएगा, उसने फौरन दाईं तरफ रखे क्लियर सिस्टम की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उंगली लाल आइकॉन को छू गई, उसके चेहरे पर एक दीवानगी भरी मुस्कान फैल गई। इस बार दुनिया की नजरों में सम्मानित होने वाला हीरो मैं बनूंगी। फिर उसने मेरी तरफ पलट कर देखा। उसकी नजरों में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। बेवकूफ भैया, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं, सबसे ताकतवर वाली एबिलिटी मैं ले चुकी हूँ। इस बार तुम्हें मुझसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। फिर मैं धीरे धीरे उस छोड़े हुए स्टॉक पाइल सिस्टम की तरफ बढ़ गया। छिंग छिंग, तुम्हें यकीन है कि तुम वही चाहती हो? ये तो लड़ाई वाला सिस्टम लग रहा है, इसमें काफी मेहनत लगेगी। चूंकि जिंग छिंग को अभी अभी यह ताकत मिली थी, इसलिए वो इस वक्त पूरी तरह घमंड से भरी हुई थी। उसने बाल झटके और समझदारी दिखाते हुए कहा, भैया मैंने भी सोच लिया है, बचपन से अब तक हमेशा तुमने मुझे बचाया है, इस बार बारी मेरी है तुम्हें बचाने की। ये मार काट गंदा थका देने वाला काम मैं संभाल लूंगी। वो सुनहरा वाला तो शायद बस कोई स्टोरेज स्पेस है, ये तो तुम जैसे सलीके वाले इंसान के लिए बिल्कुल सही रहेगा, तो तुम बस लॉजिस्टिक्स संभाल लेना। मुझे बचाना। मैं मन ही मन हंसा। दरअसल तुम मुझे भी अपना जरिया बनाना चाहती हो। फिर पिछले जन्म की तरह जब मैंने तुम्हें बचाया था, इस बार भी मेरी हर कीमत निचोड़ लेना चाहती हो। इसलिए मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उंगली बढ़ाकर सामने रखे सुनहरे निशान को हल्के से छुआ और उसी पल एक गर्म सुनहरी रोशनी ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। सिस्टम बाइंडिंग सफल। होस्ट जिंग बूफान। एबिलिटी इन्फिनिट स्टॉक पाइल। स्तर शुरुआती। प्रलय आने में अभी बचे हैं 167 घंटे 59 मिनट। इसी वक्त अपना सिस्टम बाइंड करा चुकी जिंग छिंग खुशी से बेकाबू हो गई। उसने हवा में हाथ लहराया और मेज पर रखा क्रिस्टल का एस्ट्रे लैंप पल भर में गायब हो गया। तभी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सीना पकड़कर एक सांस ली, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर वही दीवानगी वाली मुस्कान लौट आई। ये सच है, सच में यह ताकत अब मेरे पास है। फिर वो पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी निर्भरता नहीं थी, बस खुला घमंड था। भैया मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, एक गिलास पानी ले आओ। और हाँ, माँ पापा वाला वो बैंक कार्ड भी मुझे दे दो, मुझे कुछ सामान लेने बाहर जाना है, तैयारी करनी है। उसका लहजा बिल्कुल वैसा था जैसे कोई नौकर को हुक्म दे रहा हो। फिर मैंने अपनी उसी बहन को देखा जिसने पिछले जन्म में मुझे रसातल में धकेल दिया था और धीरे से बस एक शब्द कहा, निकल। उस पल हवा जैसे जम गई। झिंग छिंग के चेहरे की मुस्कान वहीं ठहर गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैं उसकी हर बात मानता आया था। भैया तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अब भी इस बात से नाराज हो कि मैंने वो लाल वाला सिस्टम छीन लिया? पर मैंने भी तो तुम्हें बचाने के लिए ही ऐसा किया था। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। फिर मैं उठकर खड़ा हो गया और ऊपर से नीचे देखते हुए झिंग छिंग को घूरता रहा। और एक बात और, ये घर मेरा है, प्रॉपर्टी के कागज पर मेरा ही नाम लिखा है। 10 मिनट के अंदर अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? आखिरकार झिंग छिंग अब अपना नाटक जारी नहीं रख पाई। ये माँ पापा का घर है, तुम्हें मुझे भगाने का हक किसने दिया? और मैंने तो अभी सबसे ताकतवर एबिलिटी जगाई है। तुम्हें अंदाजा भी है इसका क्या मतलब है? प्रलय बस आने ही वाला है, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। अभी तुम मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो, बाद में जब तुम मुझसे गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करूंगी। क्योंकि उसे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए उसे लगता था कि मैं पिछले जन्म की तरह ही उसके सामने घुटने टेक दूंगा। इसलिए मैं मुस्कुराते हुए कदम दर कदम झिंग छिंग की तरफ बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसे दीवार के कोने में धकेल दिया। सबसे ताकतवर एबिलिटी। फिर मैंने जोर से एक मुक्का उसके कान के पास वाली दीवार पर जड़ दिया और एक जोरदार धमाके के साथ झिंग छिंग डर से चीख पड़ी और सिर छुपाकर बैठ गई। तुम्हारी तथाकथित एबिलिटी बस तुम्हारे उन फटे पुराने कपड़ों को गायब कर सकती है? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ मिटा सकती है? 7 दिन बाद तापमान -60 डिग्री तक गिर जाएगा। बिना खाने कपड़ों के चाहे तुम पूरी इमारत ही क्यों न मिटा दो, तुम भूख और ठंड से मर ही जाओगी। इस पर झिंग छिंग का पूरा बदन कांप उठा। सच तो यह है कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं आया था, लेकिन जल्द ही उसने अकड़ कर गर्दन उठाई। तो क्या हुआ? मैं लूट लूंगी। जो भी मुझे सामान देने से इनकार करेगा मैं उसे गायब कर दूंगी। बात रही तुम्हारी, तो एक टूटे फूटे गोदाम की रखवाली करने से क्या फायदा? आखिर तुम्हें भी तो मेरे भरोसे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हारी किस्मत बुलंद रहे। फिर मुझे उससे फालतू बहस करने का मन नहीं था, इसलिए मैं गेट की तरफ चला गया और दरवाजा खोल दिया। अभी के अभी निकल जाओ, वरना मैं
सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। भूलो मत, यह अब भी एक कानूनी समाज है। गैर कानूनी तरीके से घुसने पर मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। फिर झिंग छिंग मेरी अटल पीठ को देखती रही। उसकी आंखों में झर उमड़ने लगा था। ठीक है, बहुत ठीक है। जब तुम इतने बेदर्द बन ही गए हो तो फिर मुझे भी माफ करना। जब प्रलय आएगा तब देखते हैं कि तुम अपने कबाड़ के ढेर के साथ मुझसे कैसे गिड़गिड़ाते हो। झिंग बूफान, पछताओगे तुम इसका। फिर झिंग छिंग कमरे में भागी। जल्दबाजी में उसने कुछ कपड़े और गहने सूटकेस में ठूंसे और सामान खींचते हुए गुस्से से गेट से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने मुझे एक जहरीली नजर से घूरा। इस बार मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह अपने सामने मरता देखूंगी। फिर दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैंने दरवाजे पर पीठ टिकाकर एक लंबी सांस ली। आखिरकार पहला कदम पूरा हो गया था और इस हर वक्त पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार नम कहराम भेड़िए के जाते ही अब मैं आखिरकार पूरी ताकत से यह लड़ाई लड़ सकता था। फिर मैंने फोन निकालकर वक्त देखा। तारीख थी 15 जनवरी 2026 सुबह के 10 बजे, यानी प्रलय आने में ठीक 7 दिन बाकी थे। इसलिए मैंने अपना करीब 80 लाख का फ्लैट ऑनलाइन बेचने के लिए लगा दिया। साथ ही माँ पापा की छोड़ी करीब 1 करोड़ 10 लाख की विरासत भी थी। लेकिन -70 डिग्री की भीषण ठंड झेलने वाला, जॉम्बी की लहरों से बचने वाला एक किला बनाने के लिए और अकेले कई जन्मों तक चलने वाला सामान जमा करने के लिए ये रकम तो नाकाफी से भी कम थी। इसलिए मैंने बैंक को फोन करके कंपनी के शेयर और अपना मौजूदा फ्लैट दोनों गिरवी रख दिया। फिर कुछ प्राइवेट कर्जदारों को भी फोन घुमाए और सारे ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म और क्रेडिट कार्ड पूरी तरह खाली कर दिए। मैं किसी पागल जुआरी की तरह था और बस एक दोपहर में ही मेरे हाथ में 1 करोड़ 60 लाख की नकद रकम आ चुकी थी। अब काफी हद तक हो गया था। बैंक अकाउंट में चमकते वो अंक देखकर मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बस एक बेचैनी थी। आखिर पैसा तो बस कागज है, असल जिंदगी तो तभी है जब ये सामान में बदल जाए। फिर मैंने अपनी अब तक बिकी न हुई SUV लेकर सीधा शहर के बाहरी इलाके की तरफ गाड़ी बढ़ाई। मेरा निशाना साफ था, पश्चिमी उपनगर में पड़ा वो छोड़ा हुआ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क। ये जगह कभी पूरे शहर का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बेस हुआ करती थी और बाद में मालिक के पैसे लेकर भाग जाने के बाद बर्बाद पड़ी थी। वो जगह एकांत में थी, चारों तरफ खुला इलाका था, यानी सुरक्षा में आसान और हमला करना मुश्किल। पिछले जन्म में उस जगह पर एक माफिया गैंग का कब्जा था जो बाद में सबसे बड़े सर्वाइवर बेस में बदल गया था। लेकिन इस बार वो जगह मेरी होगी। फिर मैंने वहाँ के केयरटेकर बुजुर्ग को ढूंढ निकाला। तुरंत उसके हाथ में 20,000 नकद थमा दिए और बताया कि मैं इसे आधे महीने के लिए किसी हॉरर एस्केप रूम सेटअप के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ। साथ ही यह भी कहा कि मुझे कोई कागजी अनुबंध नहीं, बस चाबी चाहिए। नोटों की मोटी गड्डी देखकर वो बुजुर्ग इतनी जोर से मुस्कुराया कि उसके नकली दांत तक हिलने लगे और बिना कुछ पूछे उसने चाबी थमा दी। चाबी मिलते ही मैंने सबसे पहले गेट अंदर से बंद कर दिया। फिर उस विशाल भूमिगत कोल्ड स्टोरेज के अंदर चला गया। हालांकि वो 2 साल से बंद पड़ा था, फिर भी जमीन से 10 मीटर नीचे होने की वजह से अब भी वहाँ ठंडक और सीलन बनी हुई थी। जगह करीब 3000 स्क्वायर मीटर की थी और ऊंचाई 8 मीटर। सिस्टम, इस जगह को स्कैन करो। मैंने मन ही मन आदेश दिया। स्कैन पूरा। एक अर्धबंद भूमिगत स्थान मिला। सेफ हाउस में बदलने की बुनियादी शर्तें पूरी होती हैं। क्या स्पेस एंकरिंग शुरू करें? एंकरिंग के बाद यह जगह असल दुनिया के लिए एक सप्लाई ट्रांसफर पॉइंट बन जाएगी। आप कभी भी इंटरफेस के जरिए बाहर के सामान को सीधा यहाँ भेज सकते हैं या फिर सिस्टम स्पेस में रखा सामान यहाँ छोड़ सकते हैं। एंकर करो। अब जगह तय हो गई थी, इसलिए अगली बारी थी उसे भरने की। तुरंत मैं सीधा शहर की सबसे बड़ी कृषि थोक मंडी गया और पागलों की तरह सामान जमा करने लगा। मेरी इस दीवानी खरीदारी ने पूरे बाजार में हलचल मचा दी। यहाँ तक कि एक रहस्यमयी नौजवान जो थोक व्यापारी की तरह सामान भर रहा है, ये देखकर मंडी प्रबंधन की नजर भी मुझ पर पड़ गई। लेकिन मैंने पहले से ही अपनी कहानी तैयार कर रखी थी, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि यह दूर पहाड़ी इलाकों की कुछ बड़ी खदानों के लिए सालाना सप्लाई का इंतजाम है और चूंकि जल्द ही पहाड़ बंद होने वाले हैं, इसलिए अगले कुछ दिनों में यह पूरा सामान इकट्ठा करना जरूरी है। आखिर पैसे के दम पर चलने वाली इस दुनिया में अगर पैसा सही जगह पहुंच जाए तो चाहे बहाना कितना भी बेतुका क्यों ना हो, कोई ना कोई मदद कर ही देता है। फिर रात होते होते सामान से भरा पहला बड़ा ट्रक पश्चिमी उपनगर की उस छोड़ी हुई फैक्ट्री में दाखिल हुआ। जब सारे मजदूर सामान उतार कर निकल गए तो मैंने लोहे का गेट फिर से बंद कर दिया। अब उस विशाल कोल्ड स्टोरेज में सामान पहाड़ों की तरह ढेर हो गया था। इसके बाद मैं 5 मीटर ऊंचे चावल के उस ढेर के पास गया और हाथ बढ़ाकर सबसे नीचे रखी बोरी पर हथेली टिका दी। अब्सॉर्ब। अगले ही पल आंखों के सामने वो पहाड़ जैसा 50 टन चावल हवा में गायब हो गया। फिर मैंने आंखें बंद की। मेरी चेतना पूरी तरह सिस्टम स्पेस में चली गई। वहाँ उस अनंत सफेद जगह में वो 50 टन चावल हवा में शांत तैरता हुआ नजर आया, बिल्कुल उसी शक्ल में जिसमें अभी अभी वो ढेर किया गया था। दरअसल यहाँ वक्त थम सा गया था, इसलिए चाहे 100 साल बीत जाए, ये चावल पकाने पर भी वैसा ही ताजा स्वाद देगा। वाह, मैं बरबस गुर्रा उठा। आखिर हर चीज को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेने, हर चीज पर काबू पा लेने का यह एहसास सच में नशीला था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि -60 डिग्री की उस भीषण ठंड में बिना किसी गर्मी के स्रोत के यह सारा खाना बस जमी हुई चट्टान बनकर रह जाता। इसलिए मैंने दोस्तों की मदद से 10,000 टन कोयला, डीजल, सोलर पैनल और जनरेटर, साथ ही एयर मैट्रेस भी खरीद डाले। दरअसल मैं सिर्फ इस कोल्ड स्टोरेज में कई जिंदगियों तक चलने वाला खाना जमा नहीं कर रहा था, बल्कि इसे एक ऐसा तापमान नियंत्रित किला बना रहा था जिसे कोई परमाणु बम तक न तोड़ सके। तभी फोन पर एक मैसेज आया झिंग छिंग की तरफ से, एक तस्वीर के साथ। तस्वीर में वो और उसका सीनियर चेन शू किसी शानदार फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। बेचारे भैया, घर से निकाले जाने के बाद तो बस इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा करना पड़ रहा होगा। मैं और सीनियर अपनी नई जिंदगी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर
मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें ब्रेड का एक टुकड़ा दे दूं। स्क्रीन देखते हुए मेरे होंठों पर एक तंज भरी मुस्कान उभर आई। खाओ, खूब खाओ, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है जिसे इंसानों वाला खाना कहा जा सकता है। फिर मैंने बस 2 शब्द टाइप किए, गर्म कपड़े पहनना। इसके बाद उसका नंबर ब्लॉक करके फोन बंद कर दिया। मैं दूसरी मंजिल के लोहे के हवा में लटके गलियारे पर खड़ा था। नीचे दर्जनों मजदूर चींटियों की तरह इस विशाल लोहे के दानव के पेट में काम में जुटे थे। बॉस, ये डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है क्या? ये कहने वाले का नाम था लाओहे, जो आमतौर पर सबसे तेज तर्रार ठेकेदार माना जाता था। लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद उस बारीकी से भरे नक्शे को देखकर उसका चेहरा भी बुरी तरह उलझा हुआ था। पूरे कमरे में 50 सेंटीमीटर मोटी एरोस्पेस ग्रेड जेल इंसुलेशन लगवानी है और इसके ऊपर 20-20 मिलीमीटर मोटी 2 परतों में बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट भी। यह किस तरह की डिजाइन है? परमाणु बम से बचाव या गॉडजिला से? साथ ही तुम्हें हवा के सारे मौजूदा वेंट पूरी तरह बंद करने हैं। बस 2 ऐसे इनटेक वेंट रखने हैं जिनमें बायोकेमिकल फिल्टर लगा हो। इस पर लाओहे ने माथे का पसीना पोंछा। भाई, ये लागत कोई छोटी रकम नहीं है। पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया गया है, 50 लाख एडवांस। मुझे 3 दिन में यह काम पूरा चाहिए। हर सामान स्टॉक में मौजूद होना चाहिए। अगर स्टॉक में न हो तो किसी और साइट से उखाड़ कर ले आओ। मैं 3 गुना कीमत दूंगा, कोई मोल भाव नहीं। फिर मैंने पलटकर लाओहे की आंखों में देखा। बस एक ही नियम है, ये मत पूछना कि क्यों। तस्वीर मत लेना, सोशल मीडिया पर मत डालना, और पूरा होने के बाद तुम्हें 20 लाख अलग से चुप रहने की कीमत दूंगा। इस पर लाओहे का गला बुरी तरह हिल उठा। आखिर 70 लाख कुल मिलाकर ये उसके सामान्य 2 साल के मुनाफे के बराबर था। ठीक है बॉस, तुम तो मेरे लिए बाप समान हो। जब तुम इतने दिलदार हो तो मैं भी यही कह देता हूँ, अगर 3 दिन में काम पूरा न हुआ तो अपना सिर उतारकर तुम्हें फुटबॉल की तरह किक करने दूंगा। जोश से भरे लाओहे की पीठ देखकर मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। दरअसल मैं सिर्फ एक पनाहगाह नहीं बना रहा था, बल्कि प्रलय के बाहर एक पूरी तरह स्वतंत्र इकोसिस्टम खड़ा कर रहा था। फिर मैं फैक्ट्री के एक कोने में गया जहाँ अभी अभी पहुंचा एक खास खेप रखी थी। जैसे ही बड़े बड़े लकड़ी के बक्से खुलवाए गए, अंदर से गहरी काली धातु की चमक दिखाई दी। दरअसल यह मामूली स्टील नहीं था, बल्कि खास झरियों से लाए गए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ शीशे थे। आखिर प्रलय के शुरुआती दिनों में सबसे डरावनी चीज ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान का दिल होता है, और जब भूख और ठंड इंसान को जानवर बना देते हैं तो एक आम रोलिंग शटर किसी हिंसक भीड़ के सामने कागज जितना कमजोर साबित होता है। इसलिए मैंने सिस्टम से इन सारी सामग्रियों को अंदर ले लिया। फिर नक्शे के मुताबिक जगह जगह उन्हें ठीक ठाक फिट किया। मजदूरों के खाना खाने चले जाने के दौरान मैंने उंगली से इशारा किया और वो भारी भरकम बुलेट प्रूफ शीशे, 10 टन वजनी सामान पल भर में गायब हो गया। फिर सिस्टम के सटीक नियंत्रण में वो फैक्ट्री की छत की रोशनदान वाली जगह में बिना किसी दरार के फिट हो गया। आखिरी निर्माण गाड़ी के जाते ही विशाल लोहे का गेट धीरे धीरे बंद हो गया। इस पूरी तरह मेरे स्वामित्व वाले लोहे के कगले के बीचों बीच खड़ा होकर मैंने पहाड़ों जैसे ढेर सामान को देखा। अभी भी काफी नहीं है, बहुत कम है। फिर मैंने फोन बैलेंस देखा, 50 लाख से भी कम बचे थे। दरअसल वैध झरियों की खरीद शक्ति अब सूख चुकी थी, इसलिए अब बारी थी 0 रुपए की शॉपिंग नाइट की। रात के 2 बजे पूर्वी बंदरगाह का बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर, शहर का सबसे बड़ा आयात निर्यात सामान का केंद्र। यहाँ हजारों कंटेनर बच्चों के खिलौनों की तरह डॉक पर ढेर लगे थे, जिनमें दुनिया भर से आया शानदार सामान भरा था। एक ही रात में मैंने लगभग आधे बॉन्डेड जोन के कीमती गोदाम खाली कर दिया। यहाँ तक कि दिमाग में हल्की सी झंझनाहट होने लगी। ये मानसिक शक्ति के ज्यादा इस्तेमाल की चेतावनी थी, इसलिए मजबूरन मन अभी पूरी तरह भरा न होने के बावजूद मुझे रुकना पड़ा। ठीक जब मैं वहाँ से निकलने वाला था, तभी अचानक इंजनों की तेज आवाज ने रात की खामोशी तोड़ दी। फिर कुछ काली मॉडिफाइड एसयूवी गाड़ियां गरजती हुई बंदरगाह में घुस आईं और थोड़ी दूर एक छुपे हुए गोदाम के सामने रुक गईं। जैसे ही दरवाजे खुले, उनमें से दर्जनों टैटू वाले आदमी उतरे। सबसे आगे एक गंजा आदमी अपने साथियों को जोर जोर से सामान उठाने का हुक्म दे रहा था। जल्दी करो, लॉन्ग भाई ने कहा है, ये खेप आज रात ही निकलनी है। ऊपर वालों की नजर आजकल काफी तेज है। वो जिन बक्सों को ढो रहे थे, उन पर साफ साफ खतरनाक सामान के निशान छपे थे। इसलिए मैंने आंखें सिकोड़ी और सिस्टम का लंबी दूरी वाला स्कैन शुरू किया। स्कैन नतीजा आया, TNT विस्फोटक, डेटोनेटर, इंडस्ट्रियल नाइट्रिक एसिड, यानी यह हथियार थे। एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। यह इलाके के सबसे बड़े माफिया गैंग ब्लैक सैंड गैंग का तस्करी का अड्डा था। उन TNT को देखकर, जो सिर्फ ज़ॉम्बी को नहीं बल्कि किसी भी सुरक्षा दीवार को उड़ा सकते थे, मैंने अपने होंठ चाटे। ये तो सीधे दरवाजे पर आया तोहफा था, और इन विस्फोटकों के साथ मेरे पास आखिरी तुरुप का पत्ता होता। आखिर जब मिल ही गया तो कोई शर्म कैसी। इसलिए मैंने चुपचाप सिस्टम स्पेस का फायदा उठाते हुए गोदाम के पीछे का रास्ता लिया और उस पतली सी रंगीन धातु की दीवार पर हाथ टिका दिया। यह दूरी सिस्टम की एब्जॉर्ब रेंज में बिल्कुल सही थी। सिस्टम, गोदाम के अंदर मौजूद सारे विस्फोटक लॉक करो, पूरी तरह एब्जॉर्ब करो। फिर गोदाम के अंदर सामान ढो रहे गुर्गों को बस एक चमक दिखी, और जो भारी बक्सा अभी अभी उनके हाथ में था, वो अचानक गायब हो गया। इसके बाद हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सामान गायब है, सब गायब है। फिर गंजा सरगना दौड़ कर आया और उस खाली गोदाम को देखते हुए उसका चेहरा गुस्से से लेकर दहशत और फिर पूरी तरह हैरानी में बदल गया। कौन, किसने किया ये? सामने आ मेरे। उसने पिस्तौल निकालकर हवा में बेतहाशा घुमाई, लेकिन तब तक मैं भागदड़ के बीच बंदरगाह की 4 दीवारी फांद कर रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। फिर 24 घंटे की उलटी गिनती शुरू हो गई। इस आखिरी दिन भी शहर में वही चहल पहल थी। किसी को नहीं पता था कि यह पुरानी दुनिया की आखिरी रोशनी है। मौसम विभाग ने ठंडी लहर के नीले अलर्ट की सूचना दी। अंदाजा था कि कल तापमान 10 से 15 डिग्री गिरेगा, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ज्यादा से ज्यादा एक और थर्मल
कपड़ा पहनने की बात थी, इसलिए मैं अब बाहर नहीं निकला। पश्चिमी उपनगर के अपने किले में रहकर आखिरी जांच करता रहा। सारे दरवाजे खिड़कियां पहले ही वेल्ड करके बंद हो चुके थे, बस एक ही मुख्य प्रवेश द्वार बचा था। फिर मैंने आखिरी बार फोन खोलकर सोशल मीडिया देखा। झिंग छिंग ने 1 घंटे पहले एक पोस्ट डाली थी, सर्दी भले आ रही हो पर दिल गर्म है, शुक्रिया सीनियर इस सरप्राइज के लिए, भविष्य उज्जवल है, कोई अपने सड़े हुए पैसों के साथ ही सड़ता रहे। इस पर मैं मुस्कुराया, बेहद चमकती मुस्कान, और उस पोस्ट को लाइक कर दिया। तभी बूंदाबांदी अचानक थम गई और फिर पिंग पोंग बॉल के बराबर ओले सीधे बुलेट प्रूफ शीशे पर जोर से टकराने लगे। दूसरा, तीसरा, फिर लगातार गोलियों की तरह तिरछे बरसने लगे। साथ ही तेज आंधी दहाड़ने लगी और तापमान किसी खाई की तरह तेजी से गिरने लगा। तभी फोन स्क्रीन पर तुरंत ब्रेकिंग न्यूज आई। तुरंत सूचना, एक भयंकर ध्रुवीय बवंडर के असर से अगले 3 घंटों में पूरी दुनिया का तापमान 50 डिग्री गिर जाएगा। सभी नागरिक तुरंत घर लौट जाएं। तुरंत, यह कोई अभ्यास नहीं है। आखिरकार प्रलय आ चुका था। बस 10 मिनट में खिड़की के बाहर की दुनिया का रंग ही बदल गया। सड़क पर बेहद कम वक्त में काली बर्फ की मोटी परत जम गई और दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराकर आग की लपटों में घिर गईं। लेकिन आग फैल पाती इससे पहले ही भीषण ठंड ने उसे दबा दिया और वो एक अजीब जमे हुए रूप में बदल गई। गाड़ियों में फंसे लोग दहशत में दरवाजे खोलकर भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन गाड़ी के दरवाजे पहले ही जम चुके थे। कुछ लोगों ने शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर की हवा छूते ही उनका पूरा शरीर मानो गर्मी से पूरी तरह खाली हो गया। इसी वजह से उनकी हरकत तुरंत जम गई और चेहरे पर उभरा वो दहशत भरा भाव वहीं जम गया। इस तरह वो सब जीते जागते बर्फ की मूर्तों में बदल गए। घर के अंदर लगे थर्मामीटर पर देखा कि बाहर का तापमान -30 डिग्री से नीचे जा चुका है और हर मिनट 1 डिग्री की रफ्तार से गिर रहा है। वहीं मेरे सेफ हाउस के अंदर तापमान 24 डिग्री पर स्थिर था, इसलिए मैंने अपनी जैकेट उतार दी और बस एक पतली टी शर्ट पहने हुए सही तरह से सिका हुआ वागू बीफ का एक टुकड़ा मुंह में डाल दिया। आराम। इसी बीच शहर के बीचों बीच एक शानदार अपार्टमेंट में कितनी ठंड है यार, ये क्या हुआ, हीटिंग कैसे बंद हो गई। झिंग छिंग अभी अभी खरीदे उस कश्मीरी कंबल में लिपटी हुई थी, फिर भी वो बुरी तरह कांप रही थी। दरअसल ठीक उसी वक्त पूरे कॉम्प्लेक्स का हीटिंग सिस्टम पाइप फटने की वजह से ठप्प पड़ गया था। घर के अंदर तापमान -5 डिग्री तक गिर चुका था। हालांकि यह अभी जानलेवा स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी नाजुक ढंग से पली बढ़ी झिंग छिंग के लिए यह पहले से ही नर्क बन चुका था। फिर उसने बगल में बैठे चेंशू को धकेला, वो भी उतना ही ठंड से जूझ रहा था और बदहवास होकर अपने ऊपर जितने भी कपड़े थे सब चढ़ा रहा था। झिंग छिंग ने कोने की तरफ इशारा किया। दोनों बदहवासी में सामान टटोलने लगे, लेकिन उन्हें 10 से भी कम हीट पैच बचे मिले। ये पूरी रात निकालने के लिए बिल्कुल नाकाफी था। फिर झिंग छिंग ने जैसे किसी आखिरी सहारे को पकड़ते हुए कांपते हाथों से फोन उठाकर मेरा नंबर मिलाया। माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। तभी चेंशू की आंखों में एक झिझक तैरी, पर बाहर तो इतनी बर्फ पड़ रही है। खिड़की के बाहर के डरावने तूफान को देखकर झिंग छिंग भी हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार लालच डर पर भारी पड़ गया, इसलिए दोनों जितने भी कपड़े पहन सकते थे पहनकर मुश्किल से नीचे भागे। फिर गाड़ी में घुसे, इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही गर्म हवा निकली दोनों ने राहत की सांस ली। चलो पश्चिमी उपनगर की तरफ। फिर झिंग छिंग की आंखों में एक जहरीली चमक दौड़ गई। जैसे ही झिंग बूफान मिलेगा मैं उसे बर्फ में घुटनों पर बिठाकर माफी मांगने पर मजबूर करूंगी, अपनी पहले की बेइज्जती के लिए मुझसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। इसी वक्त पश्चिमी उपनगर में मैं मॉनिटर स्क्रीन के एक कोने पर नजर गड़ाए हुए था, जहां कुछ आवारा कुत्ते एक दूसरे से चिपक कर कांप रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक कुत्ते का शरीर हिंसक ढंग से ऐंठने लगा। उसकी आंखें पल भर में खून से भरकर लाल हो गई और एक चीत्कार जो किसी जीव जैसी ही नहीं लग रही थी वीराने में गूंज उठी। इसके बाद वो नया बना जॉम्बी कुत्ता तुरंत अपने साथी पर टूट पड़ा। खून बर्फ पर बिखर गया और पल भर में लाल क्रिस्टल की तरह जम गया। दरअसल यह कोई आम वायरस नहीं था, ये ठंड भूख का जॉम्बी जड़ था। ये ठंड से नहीं डरता, बल्कि जितनी ठंड बढ़ती उतना ही उत्तेजित होता। इसलिए मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। आखिरकार आ ही गया। फिर मैं उठकर कंट्रोल पैनल के पास गया, वो लाल बटन दबा दिया। तुरंत युद्ध तैयारी सुरक्षा मोड चालू हो गया। फैक्ट्री के बाहरी घेरे की पहली सुरक्षा लाइन का हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस पल भर में करंट से भर गया। नीली चिंगारियां बर्फीली आंधी में कड़कड़ाने लगी। फिर मैंने वाइन का गिलास उठाकर मॉनिटर पर दिखते तूफान की तरफ हल्के से चीयर्स किया। स्वागत है नर्क में मेरे मेहमानों। अब तक पश्चिमी उपनगर का बर्फीला तूफान पूरी तरह एक सफेद तबाही में बदल चुका था। विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह गई थी। एक सफेद BMW X5 किसी नशेड़ी की तरह लड़खड़ाते हुए आधे मीटर तक जमी बर्फ वाली सड़क पर मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। झिंग छिंग सामने की सीट पर बैठी थी, 2 रजाइयों में लिपटी हुई। फिर भी उसके ऊपर नीचे के दांत बुरी तरह किटकिटा रहे थे। वहीं चेन शू का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हाथ पहले ही सुन्न हो चुका था, पूरा नीला बैंगनी फ्रॉस्टबाइट से भरा हुआ। तभी एक तेज कड़क आवाज आई। गाड़ी अचानक नीचे झुक गई और फिर इंजन पूरी तरह बंद हो गया। गाड़ी का निचला हिस्सा सड़क के बीचों बीच जमी बर्फ के एक सख्त टुकड़े में फंस गया था। इस पर चेन शू ने निराशा में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा, लेकिन हाथ जमे हुए चमड़े के कवर पर लगते ही दर्द से उसका मुंह बिगड़ गया। झिंग छिंग चीख पड़ी। चेन शू भी फट पड़ा। बचने की भूख ने उसके रोज के दिखावे पर काबू पा लिया। अब दोनों के पास कोई और चारा नहीं बचा था। गाड़ी में रुकना यानी सिर्फ जमकर मरना। इसलिए रजाइयों को कसकर लपेटकर दोनों 2 अनाड़ी पेंगुइन की तरह डगमगाते हुए बर्फीले तूफान में दौड़ पड़े। झिंग छिंग को लगा जैसे उसके फेफड़े जमकर फट जाएंगे। हर सांस एक नई यातना थी। 500 मीटर जो आम दिनों में बस कुछ मिनटों का रास्ता होता, उन्होंने पूरे आधे घंटे में तय किया। जब वो लोहे का दानव जैसा वो छोड़ी हुई फैक्ट्री उनकी नजरों के सामने आई तो दोनों लगभग घुटनों के बल
रेंगते हुए गेट तक पहुंचे, लेकिन जो नजारा उनके सामने था उसने उन्हें सन्न कर दिया। ये कहाँ की छोड़ी हुई फैक्ट्री थी? ये तो साफ साफ एक लोहे का कैला था। पहले की जर्जर लाल ईंट की दीवारें अब चांदी भूरे रंग की धातु की परत से पूरी तरह ढकी हुई थी। इसलिए झिंग छिंग उस विशाल ठोस स्टील के गेट तक दौड़ी और पागलों की तरह उस पर मुक्के बरसाने लगी। दोनों जान बचाने की चीखें लगाते रहे, लेकिन उनकी आवाजें जल्द ही तेज आंधी में डूब गईं। घर के अंदर मैं उस विशाल चमड़े के सोफे पर बैठा था। सामने पूरी दीवार पर मॉनिटर स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन पर दो धुंधले थर्मल इमेजिंग लाल साए गेट से चिपके हुए थे, जैसे दो बेचारी मक्खियां। मेरे हाथ में ताजा खुली लाफाइट वाइन का गिलास था, जिसे मैं हल्के से घुमा रहा था। बगल में छोटी तांबे की कड़ाही में लाल तेल उबल रहा था, जो दीवाना कर देने वाली मसालेदार खुशबू फैला रहा था। सिस्टम, बाहरी स्पीकर चालू करो, मैंने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। चालू हो गया। फिर गेट के बाहर लगे स्पीकर से करंट जैसी एक आवाज निकली, जिसने दोनों को डरा दिया। इसके बाद मैंने चॉपस्टिक्स रखकर माइक उठाई। स्क्रीन पर बाहर की गहरी अंधेरी तस्वीर देखते हुए मेरी नजरें अचानक ठंडी हो गईं। मुझे निकल जाने को कहना गलतफहमी थी, या फिर यह भी गलतफहमी थी कि तुम मुझे कुत्ते की तरह अपने सामने मरता देखना चाहती थी। वो बस गुस्से में कही बात थी। वो घबराकर बड़बड़ाई, भैया तुम एक मर्द हो, इतनी छोटी बात पर इतना क्यों अटके हो? पहले मैं गलत थी, मेरी गलती थी, अब मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। बस इतना काफी नहीं? सॉरी हो गया ना, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन यह कहाँ माफी थी, ये तो साफ साफ एक हुक्म था। दरअसल उसकी नजर में बस सिर झुकाकर वो 3 शब्द बोल देने भर से मुझे उसे माफ करना ही था। यही 20 साल का चला आया दस्तूर था। अफसोस वो दस्तूर अब बदल चुका था। आखिर अगर माफी मांगने से ही सब सुलझ जाता तो फिर पुलिस की जरूरत ही क्या होती। इसलिए मैं ठंडी हंसी हंसा। जब तुम्हें इतना गुरूर है तो अपनी सबसे ताकतवर एबिलिटी से ही अंदर आ जाओ। तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम तो है ना? अगर यह दरवाजा तुम्हारी आंखों में खटक रहा है तो इसे मिटा ही दो। ये बात झिंग छिंग को बिजली की तरह लगी। सही बात है, मेरे पास सिस्टम है। दरअसल वो इतनी ठंड से सुन्न हो चुकी थी कि अपना सिस्टम होना ही भूल बैठी थी। ठीक है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोल लूंगी, फिर बाद में मुझसे मत गिड़गिड़ाना। फिर झिंग छिंग की आंखों में एक हिंसक चमक आई। उसने गहरी सांस ली, अपना जमा हुआ हाथ उस दरवाजे पर जोर से टिका दिया और अंदर की ऊर्जा उमड़ पड़ी। क्लियर। उसकी हथेली से एक लाल रोशनी फूटी, जोर से दरवाजे से टकराई, लेकिन जैसा उसने सोचा था वो दरवाजा गायब नहीं हुआ। इसके उलट वो लाल रोशनी मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराई और तुरंत वापस उछल गई, जिससे झिंग छिंग का हाथ सुन्न पड़ गया और वो पीछे की तरफ बर्फ में गिर पड़ी। सिस्टम चेतावनी, लक्ष्य वस्तु की सघनता बहुत ज्यादा है और उसे उच्च स्तरीय ऊर्जा से मजबूत किया गया है। स्पेशियल पैराडॉक्स, होस्ट का मौजूदा स्तर इसे मिटाने के लिए काफी नहीं है। जबरदस्ती मिटाने पर जीवन शक्ति खर्च होगी। नहीं, नामुमकिन। झिंग छिंग अविश्वास से उस अटल खड़े दरवाजे को देखती रही। फिर स्पीकर से मेरी बेरहम तंज भरी हंसी गूंजी। बताना भूल गया, इस दरवाजे में मैंने 50 लाख की एरोस्पेस ग्रेड मिश्र धातु लगवाई है और लगता है मेरा सिस्टम शायद ठीक तुम्हारे सिस्टम को काट देता है। तुम्हारा क्लियर मेरी चीजों को मिटा नहीं सकता। अब यहाँ से दूर हट जाओ, मेरे घर के दरवाजे की बर्फ गंदी मत करो। इसके बाद स्पीकर बंद हो गया और तुरंत गेट के ऊपर लगी सर्च लाइट जल उठी। 2 तेज चुभती रोशनियां सीधे दोनों के चेहरे पर पड़ी, जिससे उनकी आंखें चौंधिया गईं। फिर झिंग छिंग बर्फ में बैठी, हड्डियों तक ढंसती वो ठंड महसूस करते हुए उस कभी न खुलने वाले दरवाजे को देखती रही। पहली बार उसे असली मायने में निराशा का एहसास हुआ। इसके बाद आधा घंटा बीत गया, फिर भी झिंग छिंग और चेन शू वहाँ से नहीं हिले, क्योंकि गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसलिए दोनों को मजबूरन फैक्ट्री के गेट के पास एक बंद जगह में दुबकना पड़ा। क्या करें, मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे। झिंग छिंग के होंठ पहले ही बैंगनी काले पड़ चुके थे, पलकों पर बर्फ के मोती जम गए थे। वहीं चेन शू की हालत तो और भी बुरी थी। उसने अपने पहले से कम कपड़ों में से एक झिंग छिंग को दे दिया था और अब पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। नजरें धुंधली होने लगी थी। मत जाना, सो गई तो फिर नहीं उठोगी। तभी ऊपर से एक ऐसी गहरी खुशबू आई जो मानो रूह तक खींच ले। दोनों ने मुश्किल से सिर उठाया। खाना चाहते हो? मैं दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा था, हाथ में अधखाया हॉट पॉट का कटोरा लिया। झिंग बूफान प्लीज, बस एक घूंट दे दो, बस एक घूंट गरम सूप। चेन शू आखिरकार टूट गया। वो बर्फ में घुटनों के बल गिर गया और ऊपर की तरफ पागलों की तरह सिर झुकाने लगा। मैंने तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाया था, पुरानी दोस्ती की खातिर मुझे बचा लो। पुरानी दोस्ती? फिर मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अभी अभी सिकी फैटी बीफ का एक टुकड़ा उठाया। जब तुम दोनों ने मुझे घर से बाहर बंद किया था तब क्या पुरानी दोस्ती याद थी? इसके बाद मैंने हाथ ढीला छोड़ दिया और वो भाप छोड़ता, लाल तेल टपकाता फैटी बीफ का टुकड़ा दोनों के सामने बर्फ के गंदे ढेर पर जा गिरा। चेन शू लगभग बिना सोचे समझे उसे लपकने के लिए झपटा, लेकिन झिंग छिंग उससे तेज थी। मेरा! उसने वो गंदगी से सना मांस का टुकड़ा उठाया और सीधे मुंह में ठूंस लिया। बिना चबाए ही निगल गई। उस पल की गर्माहट ने उससे एक संतुष्टि भरी आह निकाल दी। स्वाद कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। झिंग छिंग आंसू बहाते हुए सिर हिलाती रही। अब जब पेट भर गया तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को पता चला है कि कुछ छोटे दोस्त उस खुशबू की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इससे पहले कि दोनों को कुछ समझ आता, दूर बर्फीले तूफान में हरी हरी आंखों के कई जोड़े चमक उठे। साथ ही हवा के साथ एक भारी गुर्राहट भी बहकर आई। वो मुतांत ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड था। भागो, जल्दी भागो! चेन शू सबसे तेज प्रतिक्रिया करते हुए झिंग छिंग को खींचकर भागने लगा, लेकिन जमीन पूरी तरह बर्फीली थी, इसलिए दोनों के पैर फिसले और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। तब तक पहला ज़ॉम्बी कुत्ता पहले ही झपट चुका था। उसका खूनी मुंह सीधे चेन शू की जांघ पर जा टिका।
बचाओ झिंग बूफान बचाओ। चेंशू सुअर की तरह चीख पड़ा। इसके बाद उसने पूरी ताकत से उस कुत्ते को लात मारी, लेकिन उसे तो दर्द ही महसूस नहीं होता था। इस जानलेवा पल में चेंशू की आंखों में एक बेरहम चमक आई। उसने अचानक बगल